नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे उन तस्वीरों की जो राहुल गांधी के नंदियाल से आई, रोम से आए उस वीडियो की जो आज पूरी दुनिया में जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। इटली का वो वीडियो जिसे देखकर दुनिया भर के नेताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन हमारे यहां राहुल गांधी इस वीडियो को देखकर गुस्से से लाल पीले हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिप्लोमेसी का एक नया रूप दिखाया। डिप्लोमेसी के परंपरागत रूटीन तरीके को छोड़कर इसे चॉकलेटी बना दिया। मोदी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर मेलोडी के कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया। इसके बाद डिप्लोमेसी की बात तो पीछे छूट गई। पूरी दुनिया में मोदी और मेलोनी की दोस्ती और मोदी के मेलोडी गिफ्ट की चर्चा शुरू हो गई। ये ट्रेंड करने लगा। मोदी की मीठी मीठी गिफ्ट का हमारे देश की राजनीति पर कैसा कड़वा असर हुआ, मेलोडी बनाने वाली कंपनी को इसका क्या फायदा हुआ, और इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने मोदी के गिफ्ट पर क्या कमेंट किया, मोदी को रोम में कहां कहां घुमाया, क्या क्या दिखाया, मोदी ने रोम और काशी की तुलना कैसे की, और राहुल गांधी को इटली से आई ये तस्वीरें कैसी लगी, उन्होंने मोदी को गद्दार क्यों कहा, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिसकी बात आज दुनिया भर में सबकी जुबान पर है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. छोटा सा ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। 11 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, नए कीर्तिमान बना दिए। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 74 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के इस छोटे से वीडियो ने डिप्लोमेसी को रीडिफाइन कर दिया, भारत की सॉफ्ट पावर को वर्ल्ड में सुपरस्टार बना दिया। असल में प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की आपसी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती को देखते हुए सोशल मीडिया पर दोनों के नाम को मिलाकर मेलोडी लिखा जाता है और ये कई साल से हो रहा है। मेलोडी हैशटैग कई बार सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करता है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेक सेवी हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, यूथ से कनेक्टेड रहते हैं और अनकन्वेंशनल लीडर हैं, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के इस मेलोडी हैशटैग को खुद ही आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने इटली के प्राइम मिनिस्टर को मेड इन इंडिया टॉफी मेलोडी गिफ्ट की और इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। फिर क्या था, जेनजी की जुबान में कहें तो इस वीडियो ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का यह वीडियो इंटरेस्टिंग भी है और इनफॉर्मल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की लीडरशिप को एक्सेप्शनल बताया। मेलोनी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील कराने में मदद के लिए थैंक यू भी कहा और मोदी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के दौर में भारत और इटली के रिश्ते तेजी से आगे बढ़े हैं। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। जवाब में मेलोनी ने भी मोदी की खूब तारीफ की। मेलोनी ने कहा कि उन्होंने मोदी से मेहनत करना सीखा है, मेहनत से ही सफलता मिलती है। Parishram hi safalta chi kunjie. Hope I did it, I don't know. Che significa il duro lavoro è la chiave del successo. Ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre.
प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया में पहले भी होती रही है। मेलोनी 2022 में इटली के प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद से मोदी और मेलोनी की 7 बार मुलाकात हो चुकी है और जब जब ये दोनों नेता मिलते हैं तो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, ट्रेंड करते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मेलोनी ने रोम के मशहूर विला डोरिया पैम्फली में मोदी का स्वागत किया। 17वीं शताब्दी में बना यह विला रोम के सबसे बड़े पब्लिक लैंडस्केप पार्क में बना है और पुराने रोम शहर की ऐतिहासिक इमारत है। विला डोरिया में डिनर के बाद जॉर्जिया मेलोनी और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कार में रोम शहर देखने निकले। मेलोनी ने मोदी को रोम की विरासत और हिस्ट्री के बारे में बताया। एंशिएंट रोम का एम्पी थिएटर, कोलोजियम दिखाया। कोलोजियम को लगभग 2000 साल पहले रोमन एम्परर्स ने बनवाया था। यह रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा स्टेडियम था। यहां एक साथ 80,000 लोग बैठ सकते थे। कोलोजियम में ग्लैडिएटर कॉम्बैट, जंगली जानवरों की लड़ाई, सेनाओं के बीच युद्ध को स्टेज किया जाता था। कोलोजियम में एंशिएंट रोमन एम्पायर के लोग नाटकों का भी लुत्फ लिया करते थे। जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलोजियम में लगभग आधे घंटे का वक्त बिताया। आज बायलैटरल बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रोम की हिस्ट्री और कल्चर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इटालियन और संस्कृत लैंग्वेज एक ही प्राचीन भाषा से निकली हैं। दोनों देशों की इसी साझा कल्चर को अगले साल कल्चरल फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाएगा। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में कदम कदम पर दिखाई देती है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खानपान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसे ही मोदी के मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने का वीडियो प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया तो हमारे देश में लोग धड़ाधड़ मेलोडी टॉफी के पैकेट खरीदने लगे। फिर यह ट्रेंड दुनिया भर में हो गया। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म से मेलोडी टॉफी के पैकेट अनअवेलेबल शो होने लगे। शेयर मार्केट में भी लोग टॉफी बनाने वाली कंपनी पार्ले के शेयर खरीदने लगे। पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर 5% से ज्यादा बढ़ गए। अपर सर्किट लगाना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह कि जिस पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर में इतनी तेजी आई, उसका मेलोडी टॉफी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये पार्ले इंडस्ट्रीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनी है। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम पार्ले प्रोडक्ट्स तो है, लेकिन यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इस मौके का फायदा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी उठा लिया। पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 12 साल में मेड इंडिया टॉफीज का एक्सपोर्ट 166% बढ़ गया है। पीयूष गोयल ने बताया कि 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भारत से सिर्फ 50 करोड़ की टॉफी एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन अब भारत 132 करोड़ रुपए की टॉफी
दुनिया के तमाम देशों को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मोदी और मेलोनी का ये वीडियो, पीयूष गोयल की बातें राहुल गांधी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राहुल नाराज हो गए। अमेठी में उन्होंने कहा कि यहां देश में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, और वहां इटली में मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं। क्या बात है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी का अंदाज बता रहा है कि रोम से आई मोदी और मेलोनी की तस्वीरें उनको कितनी बुरी लगी। इतनी बुरी लगी कि उन्होंने रायबरेली में मोदी को ऐसा कोसा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं कोसा। राहुल ने लोगों से कहा कि मोदी देश के लोगों से कहते हैं ईंधन बचाओ, फॉरेन ट्रिप के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन खुद विदेश में घूम रहे हैं। राहुल ने लोगों से कहा कि समझ जाओ भयंकर महंगाई आने वाली है, मोदी के भरोसे मत रहना, क्योंकि अब जनता परेशान होगी तो मोदी टीवी पर आएंगे, रोएंगे और कहेंगे उनकी इसमें कोई गलती नहीं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी ने कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ? उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। राहुल गांधी पिछले 12 साल से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि लोग मोदी को डंडे से मारेंगे, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है। लेकिन आज राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी में 2 पब्लिक मीटिंग्स की, दोनों रैलियों में करीब 40-40 मिनट तक बोले, संविधान की लाल किताब बार बार लहराई और फिर वही पुराने आरोप लगाए कि मोदी ने देश बेच दिया, सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी थोड़े से बहक गए और उन्होंने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को गद्दार कह दिया। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो
3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज तोड़ के विदेश चला जाता है। तो आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। राहुल के इस बयान की हर किसी ने निंदा की। बीजेपी के नेताओं ने तो सख्त नाराजगी जताई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, पुष्कर धामी तक तमाम मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान को देश की जनता का अपमान करार दिया। नितिन नवीन ने तो कहा कि राहुल गांधी के इसी व्यवहार के कारण कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है, लेकिन राहुल पुरानी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस को और डूबने से कोई नहीं बचा सकता। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुराने चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी और मेलोनी के वीडियो से, रोम से आई तस्वीरों से जो खुशनुमा माहौल बना था, उसमें बहुत कड़वाहट छा गई। योगी आदित्यनाथ ने तो ये कह दिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में राहुल का बयान कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स और मोदी के प्रति नफरत का सबूत है। इस तरह के घटिया बयान के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पगला गए हैं, कांग्रेस के नेता उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि विपक्ष के नेता की घटिया बयानबाजी से बदनामी पूरे देश की होती है। देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी जैसा फ्रस्ट्रेटेड आदमी, दिमागी दिवालियेपन वाला आदमी, क्योंकि कोई एलओपी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हो। ये मोदी जी को गाली गद्दार नहीं कहा, अमित भाई को गद्दार नहीं कहा, ये देश को गाली दिया है। प्रॉब्लम है सत्ता ना मिलना, फ्रस्ट्रेशन। आज पूरे दुनिया में ये गाली देते रहे, लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का रेटिंग देखिए, 71% है। इनका रेटिंग तो कहीं होगा नहीं। इनके नानी घर में भी है, पता नहीं अब नानी घर बदल गया है कि इटलिए है, मैं नहीं जानता, लेकिन नानी घर में है। ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है।
ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी दिलों में बसे हुए हैं। हमने देखा है कि राहुल गांधी को मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो तो उनका नाम सुनकर ही भड़क जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, ये सब जानते हैं। उन्होंने कह भी दिया बाद में कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बयान को शरद पवार जैसे सीनियर लीडर से थोड़ी सी सियासत और मर्यादा सीखनी चाहिए। शरद पवार भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मोदी के विरोधी हैं और घोर विरोधी हैं। आज शरद पवार ने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश की प्रतिष्ठा अपनी जगह है। शरद पवार ने कहा कई मुद्दों पर उनके मोदी के साथ डिफरेंसेस हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जिस तरह दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की साख को बढ़ा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री है। कई राष्ट्रीय विचारधारा संबंधी आंशिक चिंतित भूमिका। मोदी ने मेलोनी को टॉफी क्या दे दी, राहुल का पारा आसमान पर चढ़ गया। वो यहाँ इतनी गर्मी में पड़े हैं और वहाँ मोदी मेलोनी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। जाहिर है मेलोनी के साथ मोदी की तस्वीरें देखकर राहुल को मिर्ची तो लगी होगी। आखिरकार इटली से उनका पुराना नाता है। नानी के घर में मोदी का ऐसा वेलकम देखकर उनको गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। इस चक्कर में राहुल गांधी ने कई सारे राज खोल दिए, ऐसी ऐसी बातें बता दी जो किसी को पता नहीं है। जैसे उन्होंने आज बताया कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है। राहुल ने बताया कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। राहुल ने यह सीक्रेट भी आउट कर दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। मोदी और मेलोनी का साथ देकर राहुल इतना बेचैन हुए कि उन्होंने मोदी को गद्दार कह दिया। और बीजेपी वाले इतने निर्मम हैं कि राहुल का दर्द समझने के बजाय उनको मोदी के काम गिनाने लगे। पीयूष गोयल ने तो जले पर नमक छिड़का, यह बता दिया कि भारत में टॉफी का एक्सपोर्ट कितनी तेजी से बढ़ा है। ये बातें राहुल को और परेशान करेंगी। एक और बात आपको बताता हूं, इटली में मोदी मेलोनी से मिले और यहां लखनऊ में कांग्रेस के नेता मायावती से मिलने पहुंच गए। कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करने गए थे। राहुल रायबरेली में है। यह बताया गया कि मायावती टाइम देती तो तुरंत मिलने आ जाते, लेकिन मायावती के घर का दरवाजा तक नहीं खुला। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मिलने से भी इनकार कर दिया। न मुलाकात हुई, न बात हुई, न अपॉइंटमेंट मिली। और फिर कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि मायावती से राहुल के लिए टाइम फिक्स करने की बात बिल्कुल बेमानी है, गलत है, इसमें कोई सच नहीं है। पहले यह खबर आई थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से मिलने अमेठी जाएंगे, लेकिन जैसे ही मायावती के दरवाजे पर खड़े कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें सामने आई तो अखिलेश यादव ने दूसरी लाइन पकड़ ली। उन्होंने न तो राहुल गांधी के कमेंट पर कोई बात की, न पर्दे के पीछे कांग्रेस और बीएसपी की बातचीत पर कुछ बोले। उन्होंने आरक्षण का इशू उठाया। अखिलेश ने लखनऊ में पीडीए रिजर्वेशन ऑडिट रिपोर्ट जारी की। आरोप लगाया कि बीजेपी दलित पिछड़ों के रिजर्वेशन की वो चोरी कर रही है और चुपके चुपके खत्म कर रही है। लेटरल एंट्री और पिछले दरवाजे से भर्तियां करके दलितों और पिछड़ों का हक मार रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 22 सरकारी भर्तियां हुई, सब में आरक्षण के कानून की धज्जियां उड़ाई गई। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो वो 90 दिन में जातीय जनगणना कराएंगे और पिछली भर्ती में हुई गड़बड़ी भी ठीक की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1,133 जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे
1133 पदों को खाली छोड़ दिया कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूटी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट। अखिलेश यादव ने पिछड़ों और दलितों को लेकर इतने सारे आरोप लगा दिए तो बीजेपी चुप कैसे रहती। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को आईना दिखाया। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त पिछड़ों और दलितों के साथ कितना अन्याय हुआ ये सब बता दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा पिछड़ों के हक लूटने वाले सबसे बड़े लुटेरे अखिलेश यादव ही हैं। वो यादवों के अलावा किसी को पिछड़ा मानते ही नहीं। आज वो किस मुंह से पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए लागू है 32 साल से। 19 साल इन्होंने लूटा सपा बसपा ने मिल करके। तो खुद अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 SDM तो अपनी जाति को बनाया। उस समय नहीं दिखाई दिया पीडीए, नाई नहीं दिखाई दिया, गोड़ नहीं दिखाई दिया, प्रजापति लोहार नहीं दिखाई दिया, राजभर चौहान पटेल नहीं दिखाई दिया, विश्वकर्मा नहीं दिखाई दिया, निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं दिखाई दिया, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई दिया, आरा करक बंसी बंजारा बहेलिया खंघार कचेर नहीं दिखाई दिया। तो ये जो कर रहे हैं पहले अपना उजागर तो करें कि हमने 5 साल में क्या किया। मुख्यमंत्री थे, एज ए मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे, इसको भी बताना चाहिए प्रेस में। चूंकि मामला दलितों के आरक्षण का था इसलिए मायावती की पार्टी के नेता भी मैदान में कूदे। यूपी में बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि दलित समाजवादी पार्टी की असलियत जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव दलितों को बहकाने की कितनी भी कोशिश कर लें उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया। जो पूरे देश में बैकलॉग की बहुत जगह खाली है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने बैकलॉग भरने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी अपनी गवर्नमेंट में भर्ती कर रही थी, लेकिन जैसे 12 में माननीय अखिलेश यादव जी आए तैसे उन्होंने उस भर्ती को रोक लगा दिया। तो SC ST OBC की तैसी कैसे हो सकते हैं। SC समाज को बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को भी छीनने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो SC समाज की तैसी कैसे हो सकते हैं। प्रमोशन का आरक्षण का बिल भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में समाजवादी ने फड़वाने का काम किया है। इस पूरे मामले की एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थकों ने ये हवा उड़ा दी थी कि बीजेपी 400 सीटें लाना चाहती है क्योंकि उसका इरादा आरक्षण खत्म करने का है। बीजेपी इस प्रचार को ठीक से काउंटर नहीं कर पाई और लोकसभा चुनाव में यूपी में उसे इसका अच्छा खासा नुकसान हुआ। बाद में बीजेपी संभली। मोदी ने कहा कि भगवान भी उतर आए तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने फिर से आरक्षण की बात की है। यह कहना शुरू किया कि बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। सवाल दलित और पिछड़ों के वोटों का है, इसलिए बीजेपी ने भी काउंटर करने में देर नहीं लगाई। कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब बंगाल की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के भीतर वो काम कर दिया जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका कर रखा हुआ था। काम क्या था? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार से जमीन लेना। बंगाल सरकार ने आज चिकन नेक में 27 किलोमीटर जमीन BSF को सौंप दी। शुभेंदु अधिकारी आज पहले सिलीगुड़ी गए, प्रशासनिक अधिकारियों से चिकन नेक पर बात की, मामले को समझा, जमीनी हकीकत की जानकारी ली और इसके बाद
कोलकाता लौटकर सेंसिटिव बॉर्डर इलाके की जमीन के कागजात ऑफिशियली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हैंडओवर कर दिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास की जमीन बीएसएफ के हवाले करने के लिए ममता बनर्जी को 7 चिट्ठियां लिखी थी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर फेंसिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी रही, जमीन नहीं दी। आज बीएसएफ को लैंड हैंडओवर करते समय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा अगर ममता ये जमीन बीएसएफ को दे देती तो बांग्लादेश से घुसपैठ बहुत पहले बंद हो जाती। ममता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की हमदर्द हैं, लेकिन अब बंगाल में सच्ची देशभक्त सरकार है, इसलिए इस सीमा को सुरक्षित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने के अलावा बंगाल सरकार ने चिकन नेक में नेशनल हाईवेज के 7 स्ट्रेच भी सेंट्रल एजेंसीज को सौंप दिए। इनमें से 3 प्रोजेक्ट एनएचएआई और 4 प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिए गए। आफ्टर लॉन्ग टाइम BSF as well as the government of India approach state government to hand over the adequate land to complete the fencing in Indo-Bangladesh border. But earlier state government did not respond it. They denied. Finally, change happened. They are now ready to hand over a portion of land. Now, we are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and BSF infrastructure development land. शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ और केंद्र सरकार लंबे समय से जमीन मांग रहे थे, लेकिन ममता सरकार ने जमीन नहीं दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार चिकन नेक का एक हिस्सा बीएसएफ को दे रही है। इसमें 27 किलोमीटर जमीन के अलावा बीएसएफ की आउटपोस्ट की लैंड भी शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हर वो चीज सेंट्रल एजेंसीज को हैंडओवर कर दी जो सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से जरूरी है। चिकन नेक आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार चिकन नेक का जिक्र क्यों होता है, यह भी समझ लेते हैं। असल में चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला इकलौता गलियारा है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का जमीनी संपर्क देश से पूरी तरह टूट जाएगा। चिकन नेक का असली नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाता है। यह बहुत संकरा कॉरिडोर है, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। इसका इतना नैरो होना ही इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इतना इंपॉर्टेंट बना देता है। क्योंकि कॉरिडोर सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए दुश्मन चाहे तो इसे ब्लॉक कर सकता है। चिकन नेक के पास ही बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है और चीन की दूरी यहां से सिर्फ 130 किलोमीटर है। तिब्बत की चुंबी घाटी के पास डोकलाम में चीन सड़क बना रहा है। डोकलाम में सड़क बनने से चिकन नेक पर खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार इस पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती थी। ये देखिए, ये बांग्लादेश का ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सिलीगुड़ी है, और इस तरफ जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर ये नेपाल का है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो यहाँ से शुरू होता है, फांसी देवा से शुरू होता है और सिलीगुड़ी के नीचे आके साउथ में यहाँ खत्म हो जाता है। जो एग्जैक्ट कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोलते हैं, वो ये एरिया है जिसकी चौड़ाई करीब 21 से 22 किलोमीटर और आई थिंक सबसे जो तंग है वहां पे 21 किलोमीटर है। यहाँ पे नीचे रह गया आपका कटिहार, पूर्णिया, ये सब नीचे चले गए और किशनगंज, ये सब दूर हैं। तो ये जो कॉरिडोर है वो यहाँ से स्टार्ट होके फिर इसके बाद जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाता है ये खुलता जाता है।
इसी तरह बांग्लादेश का भी एक छोटा सा, ये यहाँ पे भी एक चिकन नेक की समझिए कि ये जो जगह थी 71 वॉर के अंदर में, जब हमने पूरा बांग्लादेश लिबरेट कराया था, उस वक्त अगर हम इस जगह को, जो ये हमारे एरिया के साथ एकदम तंग किया हुआ था, इस एरिया को अगर हम अपने साथ ले लेते तो ये कॉरिडोर जो है ये करीब 56 किलोमीटर चौड़ा हो जाता। लेकिन वो इतिहास की बात है अभी, क्योंकि भारत का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा कि किसी भी दूसरे देश की सीमा के अंदर में अतिक्रमण करना है या उसको अपने कब्जे में लेना है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन नेक कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही चिकन नेक है जिस पर कब्जा करने के नारे दिल्ली में जेएनयू में लगे थे, लोगों ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन अब बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को ज़मीन दे दी जाएगी, इसका रास्ता निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक और चुनावी वादा था बंगाल को लूटने वालों के खिलाफ एक्शन का। इसकी भी शुरुआत हो गई है और शुरुआत भी टॉप लेवल से हुई है। अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। कोलकाता नगर निगम की तरफ से अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टीज पर नोटिस चिपक गए हैं। अभिषेक बैनर्जी के 2 बंगलों, उनकी कंपनी के दफ्तरों समेत कुल 24 प्रॉपर्टीज की जांच की जा रही है। अगर 7 दिन में अभिषेक बैनर्जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए, तो ममता के भतीजे के घर पर बुलडोजर चल सकता है। साउथ कोलकाता के 733 नंबर न्यू अलीपुर रोड और इसी जगह पे लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का दफ्तर है और इस दफ्तर में भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से नोटिस दिया गया है। क्या इस ये प्रॉपर्टी जब तैयार किया गया था, क्या इसके अंदर कोई चेंजेस किया गया है, इसके बारे में नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए किया गया है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी में फिलहाल डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है अमित बनर्जी और लता बनर्जी, यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय के माता और पिता। अभिषेक बंदोपाध्याय भी इस कंपनी में डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इस कंपनी का जो ये दफ्तर है, इस दफ्तर के खिलाफ भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि इस कंपनी के जो ये दफ्तर है, दफ्तर के भीतर कोई चेंजेस किया गया है या नहीं। इसके अलावा लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी, यानी कि ये कंपनी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तरफ से फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है, क्योंकि जो टीचर स्कैम घोटाला हुआ था, इस घोटाले में ये लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का नाम सबसे पहले आया था। इसी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से नौकरियां बेची गई थी, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से भी इस बारे में फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष बताता हूं। ममता बनर्जी ने आज पार्टी के कुछ नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। जाहिर है मीटिंग में अभिषेक बैनर्जी को भेजे गए नोटिस पर भी चर्चा हुई। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए उन्हें निशाना बना रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। सरकार चाहे तो उनके घर पर बुलडोजर चला दे, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लड़ते रहेंगे। अभिषेक बैनर्जी के रुख पर बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अभिषेक बैनर्जी कुछ भी कहें, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो नोटिस का जवाब दें, वरना अवैध निर्माण पर बुलडोजर तो चलेगा। अभिषेक बैनर्जी हमारे भारतीय न्याय संहिता या हमारे देश के रूल्स के ऊपर तो नहीं है, हम भी ऊपर नहीं है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी ऊपर नहीं है, ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी भी ऊपर नहीं है। हम लोग सारे बंगाल में नोटिस भेजे हैं, बोले हैं नोटिस भेजने के लिए। जो जो इलीगल बिल्डिंग जिसमें कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है, और नोटिस भेजेंगे हम लोग। नोटिस भेजकर आपको टाइम देंगे। फायर लाइसेंस नहीं है, आप लोग फायर लाइसेंस ले लीजिए। ट्रेड लाइसेंस नहीं है, आप लोग ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। एग्जिट का कोई आग लगेगा तो कोई रास्ता नहीं है, छोटा सा तिल जला का बिल्डिंग जैसा छोटा सा सीढ़ी, 2 जन खड़ा नहीं हो पाएगा तो भागेगा कैसे? आपका गलती के लिए बाकी और 50 जन मरेगा, ये तो अलाउ नहीं कर सकते। सो टाइम देंगे, रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। अब अभिषेक बैनर्जी घर बनाए हैं उनका नाम में, उनका पापा का नाम में,
उनका लीप्स एंड बाउंस कंपनी, उनका नाम में घर लीगल, लेकिन घर के साथ और भी कंस्ट्रक्शन कर लिए जो इलीगल है, तो उसका नोटिस भेजे। इसमें अभिषेक बनर्जी कोई भगवान नहीं है, ममता बनर्जी भगवान नहीं है, आप और एक जन नागरिक है हमारे राज्य का। जो नियम नहीं फॉलो करेगा उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे। बीजेपी के वो नेता जिन्हें अभिषेक बनर्जी ने सताया था, इस एक्शन से बड़े खुश हैं। बीजेपी के एमएलए अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि अभिषेक बनर्जी ने जनता का पैसा लूटकर हजारों करोड़ रुपए कमाए, इसलिए अभिषेक को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। ये कोई नया बात थोड़े है, हजारों करोड़ का मालिक है तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा, नहीं जब तो सांसद का क्या कमाई है। एक बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है वो। ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है, तो नया बात थोड़े है। क्या करना चाहिए अभी? जेल में डालना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहा है? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एकदम जेल में डालना चाहिए उसको, पक्का जेल में डाल देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को एक पॉलिटिकल झटका भी लगा। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि पार्टी ने सोवनदेव चैटर्जी को नेता विपक्ष, असीमा पात्रा और नयना बनर्जी को उपनेता और फिरहाद हाकिम को चीफ विप बनाया है। और फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा कि सदन में इन्हें मान्यता दी जाए, लेकिन स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी ये कहकर लौटा दी कि जिस मीटिंग में फैसला हुआ उसके मिनट्स और प्रस्ताव को सपोर्ट करने वाले विधायकों के सिग्नेचर वाले दस्तावेज भी लगाए जाएं, तभी इस फैसले को मान्यता मिलेगी। इससे तृणमूल कांग्रेस के नेता नाराज हो गए, विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, हमारा जो वर्कर्स है वो अभी आउट ऑफ रेसिडेंस है, बहुत सारे शॉप्स लूट लिया गया, पूरा अत्याचार चल रहा है। और दूसरा है कि 5 इयर्स पुराना केस के लेकर नई तरह से नाम ऐड कर रहा है और पुलिस ठीक से काम नहीं कर रहा है, पूरा भाजपा का बात सुन रहे हैं, ये एक है। दूसरा है हर एक आदमी को अपना अपना धर्म का जो प्रैक्टिस है वो करने का अधिकार है, लेकिन ये भाजपा नहीं करने देते हैं। यहाँ पर जिसके ऊपर वो बैन लगा रहा है वही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर रहा है, तो क्यों डबल स्टैंडर्ड गेम क्यों? अगर यहाँ पर बैंड है तो एक्सपोर्ट भी बैन करो, और अगर एक्सपोर्ट खुला है तो यहाँ पर क्यों बैंड है? तीसरा देखिए, जो हॉकर लोगों का उच्छेद कर रहा है वो कोई ऑल्टरनेटिव कोई पैकेज भी नहीं है। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस आंदोलन से निकली पार्टी है, लेकिन पिछले 15 साल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध करना भूल गए हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरे, आंदोलनकारी के पुराने रोल में दिखाई दें। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव की खबरें अब आती रहेंगी, और अब जो बात बीजेपी कहती थी बार बार तृणमूल कहेगी कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, वो सरकार का साथ देती है। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक केस की। नीट का पेपर लीक कराने वालों की प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो गई है। लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर की पुणे, बीड और नासिक में जो प्रॉपर्टी है उनको नोटिस भेजा गया है। पेपर लीक केस में अब सीबीआई जांच का दायरा शिवराज मोटेगांवकर के परिवार तक पहुंच गया है। मोटेगांवकर की बेटी से आज सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की। उनकी वाइफ को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि उनका पूरा का पूरा परिवार पेपर लीक के मामले से जुड़ा है। हो सकता है इस परिवार ने पिछले साल भी नीट एग्जाम का पेपर लीक कराया हो। इस शक की वजह यह है कि पिछले साल शिवराज मोटेगांवकर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 21 स्टूडेंट्स का नीट में सिलेक्शन हुआ था। इनमें से 19 स्टूडेंट्स को अलग अलग एम्स में एडमिशन मिला, जबकि 2 स्टूडेंट्स मुंबई के केईएम हॉस्पिटल गए थे। इन मेडिकल कॉलेजेस में टॉप रैंक हासिल करने वालों को ही एडमिशन मिलता है। क्योंकि पिछले साल पेपर टफ आया था, लेकिन मोटेगांवकर की कोचिंग के बच्चे बड़ी संख्या में सेलेक्ट हुए थे। इसके बाद शिवराज मोटेगांवकर ने
शेखी बघाड़ते हुए वीडियो बनाया था, जिसमें वो ये कह रहा है कि 2025 का पेपर बहुत टफ था, सब बच्चे रोते हुए आ रहे थे, लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने बाजी मार ली। हर एग्जाम के बाद जो शिवराज मोटेगांवकर दावा करता है कि वो जो सवाल बताएगा नीट के एग्जाम में वही सवाल आएंगे, इस बार 3 मई को नीट एग्जाम के बाद एम सर की कोशिश, सेंटर के टीचर कह रहे थे कि पेपर देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे एनटीए ने नहीं बल्कि आरसीसी ने तैयार किया है। अब आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन था और कौन इससे पैसे बना रहा था। इस पैसे से बनाई गई संपत्तियों की जांच की जा रही है। 25 साल पहले मोटेगांवकर किराए के कमरे में रहता था, साइकिल पर चलता था, ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता था। इसके बाद उसने कोचिंग सेंटर खोला। 10 बच्चों से कोचिंग सेंटर शुरू हुआ और आज महाराष्ट्र के 8 जिलों में उसके कोचिंग सेंटर हैं। 40,000 से ज्यादा छात्र यहां पढ़ते हैं। शिवराज मोटेगांवकर लातूर में एक मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। शिवराज मोटेगांवकर की कुल संपत्ति 1500 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। जांच में पता चला कि मोटेगांवकर जिस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बना रहा है वो जमीन ग्राम पंचायत की है, इसलिए अब इस पर बुलडोजर चल सकता है। आज पुणे में आरसीसी कोचिंग क्लासेस को सील कर दिया गया। पता चला कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। आरसीसी कोचिंग क्लासेस के 2 सेंटर्स पर करीब 3.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में पार्किंग के लिए अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए यहां भी बुलडोजर चलेगा। नीट पेपर लीक मामले के एक और आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने बीड जिले में जो आलीशान घर बनाया है उस पर बुलडोजर चल सकता है। सीबीआई पेपर लीक माफिया के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। लोकल एजेंसीज भी जांच कर रही हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फोकस इस बात पर है कि किसी भी कीमत पर 21 जून को होने वाला नीट का एग्जाम, उसका पेपर कम से कम लीक ना हो। आज धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरों के साथ मीटिंग की। अफसरों से सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि नीट के पेपर लीक में टेलीग्राम चैनल्स का सबसे बड़ा रोल सामने आया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स की बात भी सुननी चाहिए, जो 3 मई को दावा कर रहे थे कि वो हर मामले में एनटीए से आगे हैं। एनटीए डाल तो आरसीसी कोचिंग पात। नीट पेपर के लीक ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। डिजिटल एन्क्रिप्शन के जमाने में जहां ब्लॉकचेन सिक्योर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वहां हम एक एग्जाम के पेपर को सिक्योर नहीं कर सकते। क्या साइबर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल इतने कमजोर हैं कि कोचिंग क्लासेस चलाने वाले उन्हें आराम से तोड़ सकते हैं? सच तो यह कि कोचिंग कॉलेजेस का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसने पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को डिकोड कर रखा है। उसे सारे लूपहोल्स मालूम है। कोचिंग सेंटर चलाने वालों को यह भी पता है कि कौन बिकाऊ है, इसलिए पेपर लीक कराना अब उनके बाएं हाथ का खेल है। इन लोगों ने मेडिकल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी को मजाक बना दिया है, इसलिए सिर्फ इनका पकड़े जाना काफी नहीं है। न जाने ऐसे कितने लोग सिस्टम में घुसे हुए बैठे हैं। एग्जाम के इस तरीके में इतने छेद हैं कि उनको भर पाना मुश्किल होगा। इसलिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को बुनियाद से बदलने की जरूरत है। अब मैं आपको मुंबई से एक खबर दिखाता हूं जो थोड़ी परेशान करने वाली है। बांद्रा में आज रेलवे की जमीन से एनक्रोचमेंट हटाने के दौरान काफी हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों के सिर फूट गए और इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। असल में रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए बांद्रा में हाई कोर्ट के आदेश पर 2 दिन से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कल 100 से ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ा गया था, कोर्ट का ऑर्डर है। आज इस इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के पास बुलडोजर पहुंचा तो भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर तो नारेबाजी हुई और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने भी पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज किया, 10 पत्थरबाजों को डिटेन किया। लोगों ने पथराव किया, सीधा पहला पत्थर मेरे मुंह पे आके लगा था, नेक्स्ट मेरा हाथ में लगा, फिर मैं हाथ को रोकने की कोशिश किया तो मेरे यहाँ पे बड़ा ईंट लग गया। इस वजह से हाथ मेरा काम सुन्न हो गया, पूरा सुन्न हो गया।
और अभी चक्कर से आ रहे मेरे को। हम बेड को हटा रहे थे तो बेड ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया और वही उसमें से एक पत्थर आके मेरे हाथ को लगाया। और क्या आपके साथ कितने और जवान थे? और सर बहुत जवान थे हमारे पास, लेकिन बेड फिर भी नहीं सुन रहे थे। हमने बहुत कोशिश की बताने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक से हमला शुरू कर दिया, पत्थरबाजी करना। इस इलाके का नाम गरीब नगर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि डिमोलिशन ड्राइव पर उन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन मस्जिद पर बुलडोजर चलाना उन्हें स्वीकार नहीं है, इसीलिए लोगों को गुस्सा आया। अब वो मस्जिद है, मस्जिद एक आस्था की जगह है, ठीक है, हमारी आस्था की जगह है। तो जब तुम ये मस्जिद को तुम शहीद कर रहे हो, हटा रहे हो इधर से, तो रेलवे का काम है कि उसको दूसरी जगह तो कोई जगह दे कि हम तुम्हारी मस्जिद के लिए करें, तुम ये जगह लो, क्योंकि ये तो जब भी तो कुछ था ही नहीं इधर पे। पत्थर चलाना तो ठीक नहीं है ना? हाँ, ये सब कुछ था ही नहीं इधर पे। जब भी मस्जिद पत्थर चलाना तो ठीक नहीं है ना इसमें? सर पत्थर चलाना तो ठीक नहीं है, मगर जिसका घर टूटेगा, जो रोड पे आएगा, जो यहाँ पे ऐसा बैठे हुए, इसका खून जलेगा या कुछ भी रहे। रेलवे की जिस जमीन से एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है वहां ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। जाहिर है वहां कई मस्जिदें भी बनी हुई हैं और वो भी गैर कानूनी जमीन पर बनी हैं। अवैध बस्तियां बनाने वाले जमीन के कब्जे को तो डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन मस्जिदों को लेकर लोगों की भावना का फायदा उठाते हैं। किसी भी मुसलमान को अच्छा नहीं लगेगा कि वो मस्जिद को गिरते हुए देखे। प्रशासन के लोगों को मौलवियों से बात करके उन्हें खुद ही गैर कानूनी जमीन पर बनी मस्जिदों को डिमोलिश करने के लिए कहना चाहिए था। इससे विवाद नहीं होता। कई जगहों पर यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। अब मैं आपको चीन की राजधानी बीजिंग से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वो तस्वीरें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसे ही ट्रंप चीन के दौरे से लौटे तो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग में प्रेसिडेंट पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ। पुतिन को भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रैंड हॉल ऑफ पीपल में पुतिन से डेलीगेशन लेवल की बात की। दोनों देशों के बीच 20 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक डील्स पर सिग्नेचर हुए और फिर शी जिनपिंग और पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को चिढ़ाने वाली बात कही। दोनों नेताओं ने कहा कि अब दुनिया में किसी एक देश की दादागिरी का जमाना चला गया। नया वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर होगा जिसमें सभी देश बराबर होंगे। दुनिया पर किसी एक देश का हुक्म नहीं चलने दिया जाएगा। असल में ट्रंप अपने आप को सबसे बड़ा डील मेकर होने का दावा करते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने 2 दिन में ही दिखा दिया कि डील करना कोई उनसे सीखे। चीन और रूस मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं जिसमें अमेरिका का डोमिनेशन ना हो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत जैसा बड़ा मुल्क इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा बने, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं लगता। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी ऑटो ड्राइवर कल से 3 दिन का चक्का जाम शुरू करेंगे। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन में वोटिंग होगी। कल तमिलनाडु मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री बनेंगे। नीट पेपर लीक केस में एनटीए के अफसर संसद की स्थायी समिति के सामने पेश होंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।